A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we are continuously going through your book, that is macroeconomics. So from the previous two classes we have discussed the measurement of the national income. So first of all we have discussed the what are the different three methods of the calculating the national income. The first one is value added method, second one is income method, and the third one is expenditure method. So we have already discussed the we are doing some numerical questions related to value added. So we have done the theoretical part of the value added, how we calculate the national income by the value added method. So in the last class also we have done the numbers of the numerical questions related to this chapter. In today's class also we are going through some numerical questions related to this topic, value added. So we will do some numerical question in today's class, and after that we will study the another method, that is income method of the measurement of the national income. Okay, so let's get started. Okay, so one question is given here, that is we are studying the national income, calculating the national income by value added method. Okay, so one question we will take, that is calculate GVA at FC. So particulars and rupees in crores. So domestic sales, this is 3,000. Change in stock minus 100. Depreciation 300. Intermediate consumption, this is IC 2000. Exports 500. GST is the indirect tax, so 250. And NFIA, net factor income from abroad, is minus 50. So these information are given to you. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है. तो देखते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग GVO एट MP लेंगे. सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, सो इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ये हमें पता है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ठीक है, सो GVO MP, यहाँ पे क्या है? डोमेस्टिक सेल्स दे रहा है. डोमेस्टिक सेल्स, इसमें प्लस क्या करते हैं हम लोग? एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक. डोमेस्टिक सेल्स कितना है? 3000. एक्सपोर्ट 500. चेंज इन स्टॉक minus 100. 3,500 प्लस माइनस 100. सो GVO MP आ गया आपका ₹3400 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे GVA एट MP. सो GVA at MP इक्वल टू GVO MP माइनस
इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। सो GVMP कितना है 3400, इंटरमीडिएट कॉस्ट इज IC इज 2000, सो GVMP आ गया ₹1400 करोड़। नेक्स्ट है आपका GVA at FC हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, GVA FC के लिए हम लोग क्या करेंगे, GVA at MP माइनस फैक्टर कॉस्ट है तो माइनस NIT। अब क्वेश्चन में देखो आपका NIT कहीं नहीं दिया, उसकी जगह पे GST दिया। GST क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो 1400 माइनस 250, सो GVA at FC is equal to 1150. So this one is your answer of your question, that is 1150 करोड़। ठीक है, उसके थ्रू हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूज आपके पास सामने दे रखी है, आपसे बस आपको क्या करना है, डिफरेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते रहना है। वैल्यूज बस आइटम्स को समझना है, जैसे कभी कभी आपका IT की जगह GST हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, तो आपको आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आइडेंटिफाई करके हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक, देखिए ऐसी इसी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। वैल्यूज चेंज होंगी और थोड़े से आइटम्स में चेंजेस होंगे, उन्हीं के हेल्प से हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे है कि NVA at FC को कैलकुलेट करना है, NVA at FC को। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। इसकी वैल्यू है 10 रुपीज इन लैक्स में है। ठीक है, फिर है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज 5, सेल्स 20, unsold output 2, taxes on production, that is 1। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है NVA at FC। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर्स, NVA at FC। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहला दे रहा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स है तो यहाँ पे हमें पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन
कितना है 10 डिवाइडेड बाई स्पैन, लाइफ स्पैन कितना है 10, तो डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे GVO एट NP निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, सेल्स 20, अनसोल्ड आउटपुट यहाँ पे जो है दैट इज 2, यही आपका क्या है चेंज इन स्टॉक, ये आ गया आपका 22। नेक्स्ट है GVA एट MP, GVO एट MP माइनस IC इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आपका क्या हो जाएगा 22 माइनस 5, सो GVA एट MP इज इक्वल टू 17 रुपीज 17 लाख। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है NVA एट FC, तो ये कितना है NVA एट FC, GVA एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, सो 17 डेप्रिसिएशन कितना है 1, NIT कितना, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स, -2, so the answer will be rupees 15 lakh. Yes, so answer is NVA at FC is equal to rupees 15 lakh. So this one is your answer of this question. Okay, so the next method that we are going to discuss is that is income method. Okay, अभी next हम क्या पढ़ेंगे, income method. Okay, so income method, basically जो income method होता है, this one is the second method of the calculating the national income. Okay, second method होता है okay, तो ये क्या है, ये जो मेथड है दिस वन इज द सेकेंड मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड जो अभी हमने कंप्लीट किया दैट वन इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड देख लिया। नेक्स्ट है दैट इज इनकम मेथड। सो द इनकम मेथड मेजर द नेशनल इनकम जनरेटेड among these different factors of production. So you know very well there are 4 factors of production that we have already discussed it from the class 11. हम लोग class 11 से ही continuously discuss कर रहे हैं कि factors of 4 factors of production होते हैं, that is land, labor, capital and entrepreneur. Okay, 4 labor of production that is land, labor and capital and entrepreneur. तो इनके जो भी फैक्टर्स जो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होती है, फैक्टर इनकम उनको पेमेंट की जाती है। ठीक है, तो जो भी अगर हम लोग लैंड हायर कर रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, तो उस पर क्या देंगे, रेंट देते हैं। फिर आपका क्या हो गया कि जो भी डिफरेंट वेजेस किसको प्रोवाइड करते हैं, लेबर्स को। तो जो भी ये इनकम जनरेट हो रही है, तो जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या मिलती है, फैक्टर इनकम मिलती है। तो जो भी इनकम मिल रही है इसके थ्रू हम जो भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उसको बोलते हैं हम लोग इनकम मेथड। ठीक है, 2 टर्म हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम एंड दी नेशनल इनकम। राइट, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो जाता है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेट domestic product at factor cost, that means NDP at FC। ठीक है, नेक्स्ट होता है नेशनल इनकम। बहुत बेसिक का डिफरेंस है दोनों के बीच में।
जब भी हम लोग डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रही है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. और इन द टर्म्स ऑफ दिस वन इज कॉल्ड एज दी NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब इसमें क्या है, जब हम लोग नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में NNP एट FC बोलते हैं. जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम दैट इज NDP एट FC में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो ये क्या बन जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कब बनता है, जब हम लोग इसमें NFIA कैलकुलेट सम करते हैं. NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन अर्निंग, ठीक है. इन तीनों को सम करके हम लोग NFIA निकालते हैं. और ये क्या होता है, बेसिकली NFIA मतलब कि जो भी फैक्टर इनकम हम लोग अब्रॉड से रिसीव कर रहे हैं, जो भी अब्रॉड से फैक्टर इनकम हम रिसीव कर रहे हैं और जो भी फैक्टर इनकम हम बाहर को पे कर रहे हैं, मतलब पेड कर रहे हैं, जो भी नॉन रेसिडेंट जो भी पे कर रहे हैं, तो इनके बीच का सबट्रैक्ट करके, मतलब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं NFIA. तो जब भी हम लोग डोमेस्टिक में NFIA सम कर देते हैं तो इट बिकम्स द नेशनल इनकम, ठीक है. ये एक बेसिक कंसेप्ट है. उसके बाद अब हम लोग इस मेथड से, बाय द इनकम मेथड, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं दैट इज NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP एट FC, ठीक है. अब इसके फॉर्मूलाज हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. इसके मेन जो 3 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है. जो भी बेसिकली जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको हम जो भी एक कॉम्पनसेट कर रहे हैं फॉर देयर सर्विसेज, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम लोग क्या है, कुछ वेजेस दे रहे हैं या डिफरेंट वेजेस इन काइंड दे रहे हैं या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग surplus, and the last one is that is mixed income, mixed income, ठीक है. So compensation of employees is total amount of remuneration in cash, जो भी उनको एक wages या salaries कैश में मिल रही है, इन काइंड जो भी हम लोग काइंड में दे रहे हैं, जैसे डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं उनको, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, and in the form of the social security benefits or the social security contribution. An employee receive from his employer, एक कोई भी employee क्या है वो receive करता है कहाँ से, employer से, in exchange for his factor services providing during an accounting period, कि जो भी उसने factor services provide की है उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, factor इनकम मिलती है. So in other words, COE is the reward of the rendering the productive services by the worker. तो COE क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, रिवॉर्ड है कि जो भी डिफरेंट सर्विसेज रेंडर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए उसको हो रहा है, ठीक है. अब इस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को हम लोग फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसमें पहला आता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. नेक्स्ट आता है वेजेस इन काइंड, एंड द लास्ट one is employer's contribution
employers contribution to social security schemes or the benefits. ठीक है, इसमें 3 things are included, that is wages and salaries in cash, कि जो भी वेजेस और सैलरी उनको कैश में मिल रही है, ठीक है, जो भी उन्होंने सर्विस किया है उसके रिटर्न उनको जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो हो जाता है वेजेस इन कैश। नेक्स्ट हो है आपका वेजेस इन काइंड, कि जो भी वेजेस उनको काइंड मिल रही, कैसे, मतलब कि कोई भी कंपनी होती है या उन एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करती है, डिफरेंट काइंड की एक सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी हो गई, हाउसिंग की फैसिलिटी हो गई, या क्रैश की फैसिलिटी हो गई, कि ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं, किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो ये जो सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है वो किस में आता है, वेजेस इन काइंड। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन किस में हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फॉर एग्जांपल इसमें एम्प्लॉयर्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटायरमेंट पे पेंशन देता है, और क्या देता है, प्रोविडेंट फंड हो गया इसमें, एंड दी ग्रेच्युटी। सो ये सारी फैसिलिटी क्या है, कोई भी एम्प्लॉयर्स किसको प्रोवाइड करता है, अपने एम्प्लॉयज को। तो ये हो गया सारे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की, कोई भी एम्प्लॉय क्या है सर्विस प्रोवाइड किया है, उस सर्विस के रिटर्न में उसको ये सारी क्या है, एक फैसिलिटी मिल रही है इन दी नॉमिनल टर्म्स, ठीक है, और दी नॉमिनल टर्म्स में बोल सकते हैं और काइंड के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। और जब वो रिटायरमेंट हो रही है या वो कोई जॉब को स्विच कर रहा है, उस केस में भी जो भी एक डिफरेंट उनको इनकम जनरेट हो रही है, वो सारा किस में आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। Operating surplus includes the first one is rent, second is royalty, third is interest, and the last one is profit। ठीक है, ये सारी क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है, मतलब कि कोई भी कंपनीज है या कोई भी फंक्शनिंग हो रही है, ऑपरेट करते टाइम उनके कौन कौन से ऐसे सरप्लस अमाउंट हैं जिससे इनकी इनकम का जनरेशन होता है। रेंट किस पे प्रोवाइड किया जाता है, ये तो पता ही है, लैंड पे। लॉयल्टी किस पे मिलती है, जैसे पेटेंट पे हो गया, कॉपीराइट पे हो गया, तो इस पे क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। पेटेंट, कॉपीराइट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, प्रॉफिट पे मिलता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट क्या हो गया कि बेसिकली कोई भी कैपिटल लगा रहा है, इंटरेस्ट किस पे मिलता है, कैपिटल पे मिलता है, कि कहीं कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उस पर कितना उसने कैपिटल लिया है और उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेंट, लैंड, रॉयल्टी, पेटेंट एंड कॉपीराइट। इंटरेस्ट किस पे मिलता है, आपके कैपिटल पे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी का पार्ट है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस का प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के भी क्या होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। अब इसके सब पार्ट्स में क्या क्या आ जाता है, पहला आता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है डिविडेंड, and the last one is undistributed profit, undistributed profit, और इसको एक कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, that is retained earning, retained earning। ठीक है, तो क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ गया, रेंट, लैंड पे रेंट मिलता है, फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट पे रॉयल्टी, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट को क्या सब पार्ट से कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है, इट इज द
इट इज़ अ टाइप ऑफ द डायरेक्ट टैक्स जो कोई भी डिफरेंट कॉरपोरेट्स कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट पे क्या करती हैं, जितना प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग वो पे करती हैं। डिविडेंड किस में मिलता है, शेयर्स पे मिलता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और द रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो भी सारा जितना भी किसी भी कंपनी का एक्सपेंडिचर था, जो भी लोगों को सैलरीज देने के, टैक्स देने के बाद, जो भी इसका डिविडेंड पे करने के बाद, लोन पे करने के बाद जो भी इसके पास सरप्लस अमाउंट बचता है, जो उसके पास सेविंग हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। तो ये इसके सब पार्ट्स होते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको पूरा बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें बेसिकली वो सारे इंक्लूड्स होते हैं एम्प्लॉयज़ जो क्या है वो खुद को एम्प्लॉय किए, मतलब खुद को वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए। इसमें हम लोग एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे कोई भी बार्बर है, ठीक है, और क्या हो गया जो वेजिटेबल्स को सोल्ड करते हैं, ये सारे क्या है, ये लोग अपने को ही क्या किए, एम्प्लॉयड किए एट द स्मॉल लेवल पे, लार्ज लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे। एंड दे ऑल्सो डोंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ अकाउंट, वो अपना कोई ऐसा अकाउंट भी प्रिपेयर नहीं करते हैं कि जितना उनका ट्रांजेक्शन हो रहा है। जो भी स्मॉल लेवल पे जिन्होंने खुद को क्या किया है, एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है, तो उसमें वो सारी मिक्स्ड इनकम है। डिफरेंट जो स्मॉल लेवल पे अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, सो इट विल इंक्लूडेड इन द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, तो ये सारे हो गए आपके इनकम मेथड के सब पार्ट्स। कि इनकम मेथड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि हम लोग डोमेस्टिक इनकम इससे कैलकुलेट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एनडीपी एट एफसी, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अभी हम लोग जब इसको डिवाइड करते हैं, जब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के वो इक्वल बन जाएगा। ठीक है, इन तीनों के सम क्वेश्चन में आपके पास अगर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम बाय दी इनकम मेथड, या क्वेश्चन में कभी आपको एनडीपी ना देके बस डोमेस्टिक इनकम दे देगा, देन इन दैट केस यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम, सो इट इज द सम ऑफ दी ऑल दीज थ्री एनडीपी एट एफसी। कभी क्वेश्चंस में ऐसे आएंगे आपके ये दोनों आइटम दे दी या दोनों आइटम दे दिए और ये भी दे दिया, मतलब कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो दे ही रखा है और ये भी दे रखा है। तो जब भी हमारा ये फुल हो जाता है, मतलब अगर हमने इसको ले लिया है, इसके अगर सब पार्ट्स होते हैं तो क्या हो गया, हम लोग इसको ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनमें ये तीनों इंक्लूडेड है। अगर इसमें ये दोनों रहता है तो मे बी ये इंक्लूडेड ना हो, और ये क्या हो गया, ये तो इसका ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि ये तो इसके सब पार्ट्स होते जा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो इसके सब पार्ट्स आपके हो गए, वेजेस सैलरीज, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। नेक्स्ट है आपका दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आइटम्स आते हैं, 4 आइटम्स आते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब इस कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखेगा और ये भी इसमें से रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट दे रखेगा। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस को इंक्लूड करना है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि ये सारे इसके सब पार्ट्स हैं। कभी क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है और रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, तो आप इन्हीं दोनों को सम करके ऑपरेटिंग सरप्लस के इक्वल कर दोगे। ठीक है, तो ये बस बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रखेगा कि रेंट और रॉयल्टी, जैसे किसी क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपके पास रेंट और रॉयल्टी दे रखा है एनडीपी एट एफसी के थ्रू, रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, तो आप रेंट और रॉयल्टी को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस ले सकते हो। ठीक है, अब मिक्स्ड इनकम, अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, इससे तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला, एनडीपी एट एफसी,
सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड वन इज NNP एट FC। अब हमें क्वेश्चन NNP एट FC निकालना है। सो NNP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस NFI। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नेशनल इनकम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं।